students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home. So students, I hope all of you are doing your studies regularly, doing your written work according to your timetable. So those who are not yet made their timetable and not following them, so be aware, this time is very precious for you, so don't waste it. अगर हम टाइम के साथ चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप अभी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, बाद में आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी फेलियर्स करी हैं, कितना आप पीछे रह गए दूसरों से, और तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, फिर से वापस से बैक होने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू changing time and do hard work to get the success. Okay, so let's start today's class. We started the chapter water resource, and in this chapter we already read about the groundwater and surface water and what are the different uses of water in India. So सबसे ज़्यादा इंडिया में वाटर है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है, ये हमने पढ़ा था। So today we are going to discuss about the emerging water problems. जो वाटर रिसोर्स है उनके साथ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रिड्यूसिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। पहले वाटर रिसोर्स ज़्यादा थे, लोग कम थे, तो हम कितना भी वाटर यूटिलाइज करें इट्स ओके, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो एक लिमिट जो हमारी क्वांटिटी है वाटर को यूज़ करने की वो रिड्यूस होती हुई चली जा रही है। वाटर रिसोर्स गेट पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है वाटर में। एक तो वाटर पहले ही कम है और अगर वो पॉल्यूट हो गया तो वो भी हमारे फिर किसी काम का नहीं है वाटर, तो इसलिए वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर से और डोमेस्टिक पर्पज से या इंडस्ट्रीज से जो वाटर बॉडीज है वो कंटेमिनेट हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। सो दीज आर द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर रिसोर्स। 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपने ये दोनों पॉइंट लिख रहे हैं कि पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, एंड सेकेंड वन इज पॉल्यूटेड हो रही है वाटर बॉडीज। एंड अगर 3 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू डिफाइन दैम, इनको आप डिटेल में लेते हैं। नेक्स्ट, डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी डिटोराइट हो रही है, मीन्स डिक्रीज हो रही है वाटर की क्वालिटी। प्योरिटी ऑफ वाटर डिक्रीज बाय अनवांटेड सब्सटेंस। जो वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी जरूरत नहीं है वो मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर की प्योरिटी है वो खत्म होती हुई चली जाती है, जिसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। वाटर पोल्यूशन होने से वो वाटर है हमारे लिए सेफ नहीं होता फॉर ड्रिंकिंग, तो बिल्कुल भी नहीं, ड्रिंकिंग पर्पज से वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, एंड उससे एक्वेटिक लाइफ है वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है। तो नेगेटिव ही है सारे पॉइंट इसके। अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट कुछ नहीं है बल्कि नेगेटिव पॉइंट है सारे के सारे। इंडिया में गंगा एंड यमुना रिवर है वो हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स में काउंट करी जाती है, और यमुना रिवर का भी दिल्ली टू इटावा, दिल्ली से इटावा तक का जितना भी पार्ट है यमुना रिवर का वो मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट है। सो गंगा एंड यमुना रिवर आर द पॉल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया। अगर वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से अब वाटर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा एंड उसको कंजर्व करना पड़ेगा हमें। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, डिक्लाइन होती जा रही है, लेकिन डिमांड है वाटर की बढ़ती जा रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा? नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत है जो सस्टेन हो, मतलब हम लोग वाटर का इस तरह से यूज करें कि आगे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वाटर बना रहे। जस्ट बिकॉज डिक्रीज हो रही है वाटर क्वांटिटी तो हम इस तरीके से यूज करेंगे वाटर को कि वाटर का हम बेस्ट यूज कर रहे हैं, जहां पर हमें जरूरत है बहुत ज्यादा वहीं पर हम वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में। कांट अवेल सी वाटर, हम सी एंड ओशन के वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा साल्ट होता है। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वो सही नहीं है, उसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, स्लाइन है वो। सो अगर हम उस साल्ट को निकालने की कोशिश करें वाटर से तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा होगा, उसमें बहुत सा पैसा खर्च होगा, इसलिए वो टेक्निक अभी नहीं आई है कि बहुत ही
कम कीमत पर हम डिसैलिनाइजेशन कर सके सी वाटर का। अगर ऐसा होता तो हमारे अर्थ पर हम कह रहे हैं 71% वाटर है, जिसमें से हम 71 में से हम ओनली 3%, मतलब 71 को हम पूरा 100% मान रहे हैं, उसमें से 3% फ्रेश वाटर है और बाकी है वो ओशंस में है। अब जो ओशंस और सी में जो वाटर है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्लाइन बहुत ज़्यादा है। तो डिसैलिनाइजेशन है कि प्रोसेस बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए हम उसको इंडिया में अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, इजराइल कंट्री दैट इज़ मिड एशियन अरबिक कंट्री, वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, तो दे आर यूजिंग द डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस। जबकि इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में भी, क्योंकि वहाँ पर भी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इरिगेशन के लिए डिसैलिनाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया गया है। वाटर सेविंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी, हमें ऐसे मेथड यूज़ करने होंगे जिससे हम वाटर को बचा सके, एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसमें वाटर कम से कम यूज़ हो। जैसे हम लोग घर में आरओ सिस्टम है हमारे घर में, तो उसमें से जो वेस्ट वाटर है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, क्लोथ वॉश करने के लिए, साफ सफाई में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वाटर सेविंग मेथड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन से वाटर आता है उसको हम ऐसे ही फ्लो ना होने दें बल्कि उसको भी स्टोर कर लें, दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करा जाए, टैंक्स में स्टोर किया जाए, ऐसा मैनेज करा जाए कि जो वाटर का एंड उसमें मेडिसिन वगैरह डाल के उसको क्लोथ वॉश करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए या इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है रेन वाटर को। ओके, नेक्स्ट वाटर शेड डेवलपमेंट। अब ये वाटर शेड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये हम अभी पढ़ेंगे आगे, फर्दर इसका पूरा डिटेल में टॉपिक है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी एरिया जहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसको रोक करके उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, ताकि आसपास के जो एरिया है वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की वो रिड्यूस हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है फ्रेश वाटर, तो हमें उसका किस तरह से यूज़ करना है। सो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब जो वाटर का बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वाटर में पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो वाटर हमारे लिए सेफ नहीं होगा। सो पोल्यूशन को अगर हम खत्म कर दें तो हमें कुछ क्वांटिटी का वाटर है वो अवेलेबल हो जाएगा। सो पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ मेजर्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड दिस इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बोथ द बोर्ड्स मॉनिटर्स वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, एंड नेशंस एक्वेटिक जो रिसोर्स हैं उनको, उनकी भी टेक केयर ये जो बोर्ड है पोल्यूशन बोर्ड ये करते हैं। मतलब वाटर में जो एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी देखभाल करना, एंड जो वाटर क्वालिटी है चाहे रिवर्स में है या किसी भी वाटर बॉडी में, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ये काम है इन सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन बोर्ड का एंड स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का। ओके, सो मेन पर्पज इनका है टू कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है इनका काम। ओके, पब्लिक अवेयरनेस, हम वाटर पोल्यूशन को पब्लिक अवेयरनेस से भी रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब लोगों को अवेयर कराया जाए जो रिवर बॉडीज के आसपास में रह रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम चला करके, टाइम टू टाइम मीटिंग हो उनकी, एंड पोस्टर्स एंड मीडियाज के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हमें वाटर बॉडीज हैं उनको सेफ रखना है, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम लोग तो वो हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा, हमारे पास में वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और हम देखते भी हैं कि ऐसे एडवर्टीजमेंट या अवेयरनेस प्रोग्राम है टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। स्टूडेंट्स है वो भी स्लोगन लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप पोस्टर्स बनाते हैं कि सेव वाटर, डोंट पॉल्यूट दैम, एंड डिफरेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं जो वाटर बॉडीज है उनको पॉल्यूटेड ना करा जाए एंड कैसे उनको उनकी साफ सफाई करी जा रही है। रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, हम वाटर को कंटेमिनेट जो करते हैं, वाटर को पॉल्यूटेड जो करते हैं, ऐसे मटेरियल को अवॉइड हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर से भी, डोमेस्टिक पर्पज से भी एंड इंडस्ट्री से भी। इंडस्ट्रीज अपना जो वेस्ट है वो डिस्पोज करती है वाटर बॉडीज में, सो उनको रिड्यूस किया जा सकता है। यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि इतने से ज़्यादा आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, या केमिकल मटेरियल आप डिस्पोज नहीं कर सकते हैं वाटर बॉडी में।
एंड डोमेस्टिक पर्पज से जो भी सीवेज होते हैं, सीवेज को वाटर बॉडीज में डिस्पोज ना करके किसी आउटर एरिया में उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स जो फर्टिलाइजर यूज होता है उससे हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है, जिससे कि रोका जा सकता है। अगर हम कम से कम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अगर यूज करें तो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट नहीं होगा, उसमें केमिकल्स मिक्स नहीं होंगे। एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में वाटर बॉडीज में लोग जितनी भी पूजा करते हैं उसका जो फ्लावर्स हैं या आपकी अगरबत्ती है, जितना भी सामान होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं, या आपकी कोई भी आइडल मूर्ति है भगवान की उसको गणेश विसर्जन करते हैं, उसको वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है। तो लोगों को ये अवेयर कराना चाहिए कि आप इनको कहीं साइड में रख दीजिए इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग दैट इन वाटर। ओके, वाटर एक्ट, वाटर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए 1974 में वाटर एक्ट बना था एंड वाटर चेस एक्ट बना था 1977 में। जो चेस एक्ट होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये टैक्स होता है कि वाटर के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन चेस एक्ट में ये है कि जो आप टैक्स दे रहे हैं वो वाटर के लिए ही यूज किया जाएगा। मींस वाटर चेस एक्ट का मतलब है कि जो टैक्स लिया जा रहा है आपसे वाटर, वो वाटर या तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए या जितने भी वाटर रिसोर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए या फर्दर किसी पॉलिसी में जो कि वाटर से ही रिलेटेड है उसी में उसको यूज किया जाएगा। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि बना था 1986 में। अब एनवायरमेंट में क्योंकि वाटर बॉडीज भी हैं तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं, वाटर बॉडीज को भी कंटेमिनेट नहीं करना है, तो ये बना था 1986 में। तो वाटर एक्ट 1974, वाटर चेस एक्ट 1977 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए वाटर शेड डेवलपमेंट जैसी पॉलिसीज बनाई गई हैं। वाटर को रिसाइकिल करना, वाटर है उसको प्यूरिफाई करके उसको दोबारा से यूज करना, रिसाइकलिंग, रीयूज करना किसी भी वाटर को। मैंने आपको बताया था कि आपने अगर यूटेंसिल्स आप वॉश कर रहे हैं तो उसके बाद में जो पानी बच रहा है उसको आप फ्लोर को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड नमामि गंगा प्रोग्राम, दैट इज टू क्लीन द गंगा रिवर, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए वहां से जो वाटर पॉल्यूशन उसमें फैला हुआ उसको रिड्यूस करने के लिए नमामि गंगा जैसे प्रोग्राम चलाए गए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जिसमें रिचार्ज वेल्स, जो वेल्स होते हैं कुएं, वो रेन के वाटर से भरे जाते हैं। सर्विस वेल, जो ज़्यादा डीप नहीं है वेल, सर्विस वेल मतलब पानी को इकट्ठा किया जाता है। एंड वाटर शेड मैनेजमेंट है, इसको भी फॉलो किया जाता है टू प्रोटेक्ट द वाटर pollution. Another way to cope up with the water scarcity problem is watershed development. So watershed development means एक main river body है, यहाँ पर कोई भी river है, ये उसकी tributaries हैं, these are the tributaries. तो ये पूरा एरिया, ये जो पूरा बेसिन जो कवर हो रहा है वाटर बॉडीज और उसकी ट्रिब्यूटरी से, इसको अंडर रखते हैं हम वाटरशेड, इसे कहा जाएगा पूरा वाटरशेड। अब यहाँ पर इस वाटर को कैसे मैनेज करना है, दैट इज द वाटरशेड प्रोग्राम। देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट करा जाता है वाटरशेड में। कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सरफेस पर जो वाटर है और ग्राउंड में जो वाटर है उसको कंजर्व करके रखना है संभाल के। प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, प्रिवेंशन, जो रन ऑफ वाटर है उसको स्टोर करके रखना है, यानी कि रन ऑफ वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है। एंड ग्राउंड वाटर है उसको भी बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड वाटर भी यूज हो रहा है रन ऑफ वाटर भी यूज कर रहे हैं, नहीं, ग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करके रखेंगे आगे के लिए। सो रिचार्ज वेल्स, जो कुएं हैं, कुओं में पानी होता है, उनको हम बचा करके रखेंगे। अभी हम रन ऑफ वाटर यूज करेंगे क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसको हमने स्टोर करके रखा है। एम्स टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचर रिसोर्स एंड सोसाइटी। अब इसका एम क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स वाटर है या वेजिटेशन, इसके चारों ओर वो वेजिटेशन है, वो नेचुरल रिसोर्स है। ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट है दैट इज द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स एंड सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस बनाना है। एंड सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट, किसी एरिया में वाटरशेड डेवलपमेंट तभी सक्सेस हो सकता है तब वहाँ के लोग हैं, कम्युनिटी है, वो मिल करके पार्टिसिपेट करें। मतलब अगर वहाँ पे ये बोला जाए कि पेड़ नहीं काटने हैं, एफॉरेस्टेशन करना है, प्लांट्स लगाने हैं, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, रन ऑफ वाटर यूज करना है, ग्राउंड वाटर यूज नहीं करना है, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो वाटरशेड डेवलपमेंट इजीली हो सकता है। ओके,
Now we discuss some of the watershed development program started in India. So first one is हरियाली watershed development program. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है एंड ये कंट्री के हर एक स्टेट में जो रूरल पॉपुलेशन है उनको अवेयर किया जाए कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए और उसको ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन के लिए कैसे हम यूज ला सकते हैं, कैसे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. सो लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए हरियाली प्रोग्राम चलाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका मेन पर्पस था लोगों में, रूरल पॉपुलेशन में अवेयरनेस टू कंजर्व द वाटर. सेकेंड, नीरू मीरू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को कैसे कंजर्व करके रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए, उसके लिए. नेक्स्ट इज अरवारी पानी संसद. राजस्थान के अलवर जिले से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एंड दिस इज आल्सो फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. ये सारे जो प्रोग्राम्स हम पढ़ रहे हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ये वाटर को कंजर्व करके यूज द वाटर इन अ वेरी केयरफुल वे. तमिलनाडु में तो गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर रखा है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, चाहे आप टैंक बनाइए, चाहे आप वेल बनाइए, कुछ भी, आपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर बना के रखने अपने घर पे. मतलब हर घर में कंपलसरी है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. सो वाटर को कंजर्व करने के लिए इंडिया में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करे गए. हमने अभी वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ा था. इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी, जल नीति थी ये, भारतीय जल नीति 2002 में लॉन्च हुई थी और इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि वाटर को हम यूज करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस था वाटर को कि सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, उनके लिए सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए. देन इरिगेशन के लिए, देन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, देन नेविगेशन मूवमेंट के लिए, रिवर क्रॉस कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं नेविगेशन के लिए, एंड इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पस, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज एंड अदर पर्पस के लिए. सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी कि ड्रिंकिंग वाटर वो तो अवेलेबल होना चाहिए एंड इरिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इरिगेशन वाटर. सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कि रिवर पर डैम बना करके उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसमें रिजर्वर भी हैं, उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में उसको पानी जा रहा है एंड फिशिंग करी जा रही है वहाँ पर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है. तो डिफरेंट पर्पस के लिए जो डैम्स बनाए गए थे उन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर लिमिटेड, कि ग्राउंड वाटर का हम कम से कम यूज करें, बल्कि जो सरफेस वाटर है पहले हम उसे यूज करें, लेकिन सरफेस वाटर को भी जब यूज हम कर रहे हैं तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा, उसको भी देखेगी गवर्नमेंट की कहाँ पर कितना सरफेस वाटर किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. ग्राउंड वाटर है उसको लिमिटेड हम यूज करें. कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस, वाटर के कंजर्वेशन और के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो लोकल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और सेंट्रल लेवल तक चलाए जाएं, जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हाउ टू कंजर्व द वाटर, वाटर को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं. एंड रेगुलेशन एंड इंसेंटिव्स, और अगर कोई विलेज या अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक एग्जाम्पल क्रिएट करती है कि जिन्होंने बहुत अच्छे से वाटर कंजर्वेशन किया है, तो उनके लिए इंसेंटिव्स, उनके लिए रिवार्ड्स भी रखे गए थे. सो इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू राइट, आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे. लॉन्च कब हुई थी? 2002 में. आफ्टर इंडियाज वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी दैट इज लॉन्च्ड इन 2002, अ न्यू पॉलिसी दैट इज जल क्रांति अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2015. 2015 में लॉन्च हुई है. एंड वाटर अवेलेबिलिटी क्योंकि कम हो रही है, लिमिटेड है वाटर अवेलेबिलिटी, एंड क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से रेनफॉल भी अब लिमिटेड हो रही है, बहुत कम होने लगी है रेनफॉल, जिससे कि फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है. तो वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सारे रीजन है जहाँ पर वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब वाटर वहाँ पर खत्म हो गए. अब जल क्रांति अभियान में ऐसे जो एरिया है, सेलेक्टेड एरिया, कि इंश्योर वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए कि जहां पर वाटर नहीं पहुंच रहा है वहां पर वाटर पहुंचाना है, वहां पर अवेलेबल कराना है वाटर को. लोकल बॉडीज की हेल्प ली गई, एनजीओज की एंड सिटीजन्स की, कि आप अवेयरनेस फैलाइए कि कुछ एरियाज हैं वो वाटर स्ट्रेस बन चुके हैं और अगर आपने भी ऐसे ही यूज किया वाटर को तो यहाँ पर भी वाटर खत्म होने के चांसेस हैं. तो हेल्प ली गई लोकल बॉडीज की, जो गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर उनकी, एनजीओज की एंड सिटीजन्स की. सिलेक्शन ऑफ वाटर स्ट्रेस्ड विलेज, 672 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बोला गया कि आप एक ऐसे विलेज को सेलेक्ट करेंगे
जो कि वाटर स्ट्रेच विलेज है, मतलब जहां पर पानी खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। ऐसे विलेज को सेलेक्ट करने के बाद में आप वहां पर वाटर प्रोवाइड कराएंगे और उस विलेज को जल ग्राम बनाना है। ये इस स्कीम में बोला गया मेन पॉइंट है, ये तो आपने लिखना ही लिखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया, और जैसे इंदिरा गांधी कैनाल एरिया है, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल को चला करके वहां पर कमांड एरिया बनाया गया है, मतलब आसपास के विलेज आसपास के एरिया में वहीं से वाटर जाता है। तो ऐसे इन्होंने कहा कि ऐसे कमांड एरिया को सेलेक्ट करिए जिनका की एरिया है, जिनका एरिया 1000 हेक्टेयर हो या उससे ज्यादा हो और जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो। तो अब उसको कमांड एरिया बना करके हम जो आसपास के रीजन है वहां पर वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, इसमें बोला गया कि कुछ मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए, प्रोग्राम चला के या मीडिया के थ्रू कि वाटर पॉल्यूशन को वो रोके, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन होने से जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जल क्रांति अभियान। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। We will discuss the question of this chapter in our next video. I hope all of you understand them. Student, you should revise this chapter from your NCERT book. Read thoroughly this chapter. Thoroughly read करने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ये चैप्टर। Do your learning work regularly. Okay? So don't waste your time in other activities. Do your studies regularly according to your timetable. So best of luck for your studies. Respect your parents. Thank you.